दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागतम आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। इसका नाम है नवनीत जेएमएच। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई लगातार हम बड़ी खबरें दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कौन कौन सी बड़ी खबरें आज देखने को मिल रही हैं आपको बताते हैं। सिरसा से खबर है, आंगनबाड़ी वर्कर्स अब प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करेंगी। कौन सा आंदोलन होगा बताएंगे। अगली खबर आपको बताएंगे आंगनबाड़ी खुलने पर कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। अगली खबर आपको बताएंगे 11 दिनों की मोहलत, आंगनबाड़ी केंद्र नदी में समा गया है। अगली खबर आपको बताएंगे कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, वैकेंसी निकली है, कहाँ की निकली ये भी बताएंगे। अगली खबर आपको बताएंगे सेविका सहायिका के निश्चितकालीन हड़ताल जो है शुरू हो गई है। अगली खबर आपको बताएंगे मोबाइल बैन से जुड़ी हुई है, पोषाहार मोबाइल बैन के जरिए जाएगा। अगली खबर आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में कुपोषण को लेकर जंग छिड़ी हुई है, अंडे बांटे जाने को लेकर मंत्री का फिर से एक नया बयान आया। अगली खबर आपको बताएंगे डोर टू डोर अभियान में बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। गाय के दूध से जुड़ी हुई खबर बताएंगे। आपको बताएंगे नया फंडा इमरती देवी का क्या है। आपको बताएंगे 22SR संपूर्ण पोषण योजना क्या है। आपको बताएंगे हम अगली जो खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है उसको लेकर भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे आंगनबाड़ी भवन ढह गया है किस तरीके से। साथ ही आपको बताएंगे राष्ट्रीय पोषण अभियान जो शुरू हुआ है उसको लेकर क्या जानकारी आ रही है। शुरुआत करते हैं हम पहली बड़ी खबर से जो हमें देखने को मिल रही है, और सिरसा से आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करेंगी और इसको लेकर उन्होंने रणनीति बनाई है। पहले तो आपको खबर बता देते, दरअसल आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन एवं सुपरवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन जिला सिरसा की मांगों को लेकर टाउन पार्क सिरसा में एक मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन की जिला प्रधान कृष्णा व सुपरवाइजर यूनियन की जिला प्रधान जो है कुसुम ने संयुक्त रूप से की। अब मीटिंग में जो निर्णय लिया गया वो आपको बताते हैं। देश में किसी भी राज्य से आंगनबाड़ी कर्मी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी खबरें इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलती हैं। आगे बता दें मांगों को लेकर सरकार उदासीन रवैया अपना रही है। बार बार आश्वासन के बाद भी मांगी पूरी नहीं होने के बाद उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और जिसे अब आंगनबाड़ी सहन नहीं करेंगे। इसलिए निर्णय लिया गया है कि आगामी दिनों में जहाँ सुपरवाइजर स्थानांतरण नीति को रद्द करवाने के लिए करनाल में सीएम आवास के सामने पड़ाव डालेंगी, वहीं आंगनबाड़ी वर्कर पूरे प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत करेंगी ताकि सरकार की नींद जो है गहरी नींद में कुंभकर्ण नींद में सोई उसको जगाया जा सके। आपको बता दें स्थानीय मुद्दों को लेकर 10 सितंबर से पहले आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन मांग पत्र सौंपेंगी। आपको बता दें इस अवसर पर कई कर्मी उपस्थित रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्करों की तो हमने हड़ताल हमेशा सुनी थी, लेकिन इसमें सुपरवाइजरों की भी हड़ताल है। दरअसल आपको बता दें सुपरवाइजर का स्थानांतरण अन्य जनपदों में किया जा रहा है और इतनी दूर दूर तक स्थानांतरण किया जा रहा है, जिसके कारण से वे परेशान हैं और चाह रहे हैं कि स्थानांतरण नीति पर फिलहाल रोक लगाई जाए। इसको लेकर भी सुपरवाइजर संघ भी प्रदर्शन कर रहा है। अगली खबर आपको बताते हैं आंगनबाड़ी खुलने पर कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अनहोनी हुई तो जिम्मेदारी नहीं होगी। जी हाँ, आपको बता दें सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया हो रही थी, इसी दौरान आंगनबाड़ी कर्मियों ने बयान दिया। आपको ये भी बता दें छत्तीसगढ़ से एक खबर है 7 सितंबर यानी कि आज आंगनबाड़ी केंद्र आज ही से आंगनबाड़ी केंद्र खुलने थे और इससे पहले लगातार वे सैनिटाइज हो रहे थे और सैनिटाइज होने के बाद आज से आंगनबाड़ी केंद्र खुलने लगे हैं छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल आंगनबाड़ी खोलने को लेकर विरोध जताया और कहा है कि वह आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने को लेकर पक्ष में नहीं है। और वहीं विभाग का कहना है जहाँ पालक स्वेच्छा से अपने बच्चों को भेजेंगे वहीं आंगनबाड़ी खोले जाएंगे। विभाग ये कह रहा है कि जो माता पिता होंगे स्वेच्छा से बच्चों को भेज सकते हैं, ऐसा नहीं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि बच्चों को भेजना ही भेजना है। माता पिता के ऊपर डिसीजन है कि वो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, प्रशासन का कहना है। आपको बता दें खोलने से पहले आंगनबाड़ी केंद्रों की साफ सफाई साथ ही उन्हें सैनिटाइज करने की प्रक्रिया भी की गई है। और आपको बता दें 2108 आंगनबाड़ियों में से 1930 मुख्य आंगनबाड़ी तथा 178 मिनी आंगनबाड़ियां हैं और कोरोना काल की वजह से 14 मार्च से सभी केंद्र बंद चल रहे हैं। हालांकि अन्य प्रदेशों में अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद ही चल रहे हैं। आपको बता दें कार्यकर्ता सहायिका संघ लगातार विरोध जता रहा है और विरोध जताने के साथ ही एक ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्र भवन बेहद छोटे हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे प्रबंध हो पाएगी, इसको लेकर भी संघ बड़े बड़े सवाल उठा रहा है। बच्चों के अलावा केंद्र पहुंचने वाली गर्भवती माता के संक्रमित होने का भी खतरा बढ़ जाएगा, आंगनबाड़ियों के संघ का कहना है। पालकों का ये कहना है कि जिस तरह कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए फिलहाल आंगनबाड़ी खोलना उचित नहीं है। अब आपका कमेंट क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएँ या फिर नहीं? कमेंट में यस या नो में जवाब दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो यस लिखिए, वरना नो लिखिए। हालांकि आपको बता दें कंटेनमेंट जोन में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलेंगे, ये भी शासन की गाइडलाइन के तहत जो सूचना प्राप्त हुई वो मैंने आपको बताया। अगली खबर जो है 11 दिनों की मोहलत काम नहीं आई, देखते ही देखते गंडक नदी में आंगनबाड़ी केंद्र समा गया। अब ये हैरानी वाली खबर लग रही है कि गंडक नदी में कैसे समा गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चोटिल हो गया। पहले तो खबर जान लेते हैं।
खबर आपको बता दें कहाँ से है। खबर गोपालगंज, बिहार के गोपालगंज से खबर हमें प्राप्त हो रही है। और ज़िले के प्रमुख स्थलों पर नदी की स्थिति को देखते हुए लगातार जो है ग्रामीण इलाके जो हैं, नीचे के इलाके हैं, लगातार डूबते जा रहे हैं या फिर उनमें खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट कर रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र को बचाने में पिछले 11 दिनों से जंग लड़ रहा विभाग लाचार हो गया। भवन का पूरा हिस्सा नदी में आखिरकार समा गया। आंगनबाड़ी के भवन को बनाने में वर्ष 2006-07 में 1.8 लाख की लागत लगी थी। 2013 में आंगनबाड़ी में बच्चों की पढ़ाई को बंद कर दिया गया, जबकि 2015 में गाइड बांध बनाए जाने के दौरान बांध के अंदर आंगनबाड़ी भवन चला गया। आपको बता दें, लावारिस इस भवन को बचाने के लिए विभाग ने 15 लाख से अधिक की राशि पानी में बहा दी। बाकी में कमाल है, और तब भी आंगनबाड़ी केंद्र बचा नहीं पाए। नदी की उग्र विभाग की ओर से कराए जा रहे बचाव कार्य को अपने आगोश में समेट ले रही है। आपको बता दें, आहिरौलीदान बिशुनपुर बांध को बचाने के नाम पर पिछले 11 दिनों में 1.5 करोड़ से अधिक राशि जो है बहाई जा चुकी है। मतलब पैसा है, सरकारी खजाना है, पानी की तरीके से बहाने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकारी खजाने का दुरुपयोग भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पूर्व में कराए गए प्रोटेक्शन वर्क भी नदी में समा चुका है। विभाग का टेंशन कटाव के कारण बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम बता दें, आंगनबाड़ी केंद्र को बचाया नहीं जा सका, ये जानकारी निकलकर हमें प्राप्त हो रही है। अगली खबर आपको बता देते हैं। दरअसल बहुत सारे लोग ऐसे जो आंगनबाड़ी विभाग में आना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार वैकेंसी कब निकलेगी। तो आपको बता दें, जिस जगह की वैकेंसी निकलती है आप उसी जगह आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा से हमें खबर प्राप्त हो रही है। बाल विकास परियोजना तीसा के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के रिक्त पद भरे जाएंगे। और परियोजना अधिकारी जो है इन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के विभिन्न केंद्रों में 13 पद हैं जो वो भरे जाएंगे और आवेदन की अंतिम तिथि है 3 अक्टूबर, याद रखिएगा। और प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से होगी। आवेदन सादे कागज पर लिए जा सकते हैं। इन पदों को भरने की आयु जो है 21 से 45। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आयु क्या है। 21 से 45 याद रखिए निर्धारित हुई है। आवेदक को संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे क्षेत्र का होना आवश्यक है। ये कंडीशन अभी सभी जगह लागू होती है। अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि वैकेंसी निकले, तो ये प्रक्रिया जो है इसी तरीके से अपनाई जाती है। आपको बता दें, इसके अलावा आवेदक प्रदेश का स्थायी निवासी, वार्षिक आय 35,000 से कम, परिवार से कोई भी सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें, आवेदक को आंगनबाड़ी केंद्र सर्वे क्षेत्र का प्रमाण पत्र संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेना भी आवश्यक होगा। अगली खबर जो बिहार के बेगूसराय से आ रही है वो जान लेते हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ द्वारा मांगे नहीं माने जाने से नाराज उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी भी चल रही है। संघ की प्रखंड अध्यक्ष रेणु पाठक ने जानकारी दी है कि संघ के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर बीते 1 सप्ताह से सांकेतिक हड़ताल पर वे थे, लेकिन सरकार उन लोगों की समस्याओं पर विचार नहीं कर रही है और इस वजह से घोषित निर्णय के अनुसार अब वे लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। इसी के साथ ये भी जानकारी निकल कर आई है कि वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक का मानदेय आपको बता दें, बार बार पत्राचार करने के बावजूद विभाग कोई जवाब नहीं दे रहा है और हम लोगों ने डीबीटी का जो है बहिष्कार कर रही है आंगनबाड़ियाँ जो बिहार की हैं। आपको बता दें, सेविका का मानदेय 21,000, सहायिका का 15,000 करने के साथ ही सरकारी कर्मी किए जाने की मांग हो रही है। आपको बता दें, 2016 में 54 दिन की हड़ताल अवधि का समझौता के तहत 50% के बदले मात्र 25% मानदेय भुगतान किया गया। मतलब 50% की बात हुई थी लेकिन 25% दिया गया। सरकार अपने वादे से मुकर गई। इसको लेकर भी प्रदर्शन बिहार में हो रहा है और शेष राशि के भुगतान किए जाने की मांग हो रही है। आपको बता दें, सम्मानजनक समझौता नहीं होने तक आंगनबाड़ियों ने कहा है कि वे हड़ताल पर डटी रहेगी। उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान है। पोषण बैन के मोबाइल बैन के माध्यम से अब पोषाहार जो है भेजा जाएगा। पहले तो आपको बता देते पूरी खबर है क्या, जो हमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्राप्त हो रही है। प्रदेश सरकार ने मनरेगा और अन्य परियोजनाओं में कार्यरत महिला श्रमिकों को निर्माण स्थल पर ही पोषाहार उपलब्ध कराने का फैसला कर लिया है और इसके तहत इन श्रमिक महिलाओं को आंगनबाड़ी पर मिलने वाली सभी सुविधाओं कार्यस्थल पर मुहैया कराई जाएंगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी मोबाइल बैन सेवा, नाम क्या है, आंगनबाड़ी मोबाइल बैन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। अब आपको बताते हैं, दरअसल लॉकडाउन के चलते काफ़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों की प्रदेश में वापसी हुई है और इनमें महिला श्रमिकों की भी संख्या काफ़ी अधिक है। बहुत सी महिला श्रमिक अब अपने आसपास के इलाकों में ही मजदूरी कर रहे हैं और इनमें से काफ़ी महिला कुपोषण का भी शिकार हैं और ज़्यादातर धात्री व गर्भवती महिलाएं भी मजदूरी कर रही हैं। और सरकार का कहना है कि ऐसी स्थिति में इन श्रमिकों को बाल विकास विभाग की योजनाओं और आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसके मद्देनजर सरकार ने कार्यस्थल पर ही सुविधाएं मुहैया कराने का फैसला कर लिया है।
खासतौर पर प्रदेश के 8 आकांक्षात्मक जिलों पर फोकस किया जाएगा। हालांकि 8 जिले कौन से होंगे अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 8 जिले कौन होंगे। आपको बता दें, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली पोषण अभियान एवं राज्य पोषण मिशन की कार्यकारिणी समिति जो है राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग कमेटी यानी कि SLSC 5वीं स्टेट कन्वर्जेशन कमेटी में जून में ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। और प्रस्ताव के अनुसार क्या होगा, सभी मोबाइल वैन जो होंगी मोबाइल फ़ोन से लैस होंगी और जिसमें आवश्यकता अनुसार महिला श्रमिकों द्वारा संपर्क किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर है, अब मोबाइल वैन से भी होगा पोषाहार का वितरण। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। आपको बता दें, अगली खबर बाल विकास मंत्री से जुड़ी हुई आ रही है और मध्य प्रदेश से एक खबर है, इमरती देवी से जुड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में कुपोषण मिटाने के लिए अंडा विकल्प बहुत सही है, इमरती देवी का स्पष्ट तौर पर कहना है और अपने बयान से पीछे नहीं हट रही हैं। मध्य प्रदेश की ICDS बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तो जो देश की है, लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की जो मंत्री इमरती देवी ने स्पष्ट तौर पर दोहरा दिया है फिर से कि उनके विभाग का लक्ष्य बच्चों को कुपोषित होने से बचाना है। इसके लिए वह आंगनबाड़ी केंद्र पर फल भी बांटेंगी और अंडे भी बांटेंगी। जी हाँ, फल उनको दिए जाएंगे जो अंडे नहीं खाते हैं और अंडे उनको दिए जाएंगे जिन्हें फल नहीं दिए जाएंगे। तो समझ सकते हैं आप, और लगातार वह अपनी बात पर सहमत हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा बांटे जाने की योजना पर सवाल किया जा रहा है तो उनका स्पष्ट कहना है कि विभाग बच्चों से कुपोषण को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और अंडे बांटेगा ही। यह सभी लोगों के लिए नहीं होंगे, बल्कि अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग में अंडे का सेवन किया जाता है, इसलिए इस वर्ग के बच्चों को अंडे बांटे जाएंगे। कहीं ना कहीं ये भी बयान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इनका। इसी के साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो बच्चा अंडा लेगा उसे अंडा दिया जाएगा और बाकी बच्चों को फल में सेव या फिर अन्य केला जैसे हो गया है वो सब दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा कुपोषण अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे होते हैं, इसलिए इन बच्चों को अंडा दिया जाएगा। ये कहना है जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश की इमरती देवी, इनका कहना है। अब तक मध्य प्रदेशों में आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा नहीं दिया जाता था। पिछली कमलनाथ सरकार में भी इसकी मांग उठी थी, लेकिन जैन समाज ने तब भी विरोध किया था, तब भाजपा भी विरोध कर रही थी। लेकिन अब भाजपा ही कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी पता नहीं चल रही, चूँकि मंत्री भी भाजपा की ही है। आपको बता दें, डोर टू डोर अभियान में चिन्हित होंगे कुपोषित बच्चे। उत्तर प्रदेश के अमेठी से ये खबर है। गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए डोर टू डोर चिन्हांकन अभियान चलेगा। शासन का निर्देश मिलने के बाद इस कार्य के लिए जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष टीमों का गठन कर दिया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए DM को जिले में कुपोषण मुक्त बनाने के निर्देश दिए थे। इसके चलते अरुण कुमार ने विस्तृत कार्य योजना तैयार करते हुए सभी 682 ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं व ANM की टीम गठित कर गर्भवती महिलाओं व कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। तो ये बड़ी खबर है। एक महत्वपूर्ण खबर हम इस वीडियो में और बताएंगे आपको, लेकिन जाते जाते एंड समय बताएंगे, इसलिए पूरा देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। फिलहाल तो एक खबर आपको जो हेडलाइन में हमने बताई वो पूरी कर लेते, इसके बाद एक अतिरिक्त तौर पर खबर बताएंगे। आपको बता दें, गाय के दूध से सुधारेंगे अति कुपोषित बच्चों की सेहत। जैसी कि हमने खबर आपको बताई थी कि प्रत्येक अति कुपोषित परिवार को एक एक गाय, दुधारू गाय दूध देती होगी जो। इसी के साथ ही सरकार का कहना है दूध तो मिलेगा ही, साथ ही जो गोबर होता है उससे भी फायदा होगा। सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे ऐसा। और 900 रुपये भी देने की बात कर रही है सरकार। बिजनौर से खबर है, आपको बता दें, अब अति कुपोषित बच्चों की सेहत को जो है गाय के दूध से ठीक किया जाएगा। ऐसे बच्चों के परिवार में गाय पालने की जगह और साधन होंगे तो उन्हें सरकारी गौशाला से निःशुल्क गाय दिलाई जाएगी। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, भाई हम लोग शहर में रहते हैं, गाय कैसे पाल पाएंगे, हम लोग पास व्यवस्थाएं नहीं है। व्यवस्थाएं आपको बतानी पड़ेंगी कि आपके पास व्यवस्थाएं हैं तभी आपको गाय मिलेगी। ऐसा नहीं है आप किराए से रहते हो, गाय कैसे ले लोगे, सवाल बड़ा है ना। तो व्यवस्थाएं आपको बतानी पड़ेंगी, भाई मैं एक गाय संभाल सकता हूं, तभी आपको एक गाय उपलब्ध कराई जाएगी। और वहीं आंगनबाड़ी केंद्र व परिषदीय स्कूल की खाली पड़ी जमीन में किचन गार्डन बनाए जाएंगे। बच्चों से कुपोषण को खत्म करने के लिए सितंबर को सुपोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसमें कुपोषित बच्चों को उनके वजन व लंबाई के आधार पर चिन्हित किया जाता है। बाद में केंद्रों को उनकी सेहत की देखभाल की जाती है केंद्रों में, और माता पिता को भी बच्चों की सेहत के प्रति सजग किया जाता है। चूँकि ये महीना जो है यही चल रहा है, पोषण माह चल रहा है सितंबर का। हर प्रत्येक साल की सितंबर पूरा महीना होता है, पोषण माह इस माह चलता है और पूरे देश भर में ये योजना लागू रहती है। आपको बता दें, इस साल कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पोषण सप्ताह मनाया जाएगा। जिले में वर्तमान में 4906 बच्चे अति कुपोषित व 29,191 बच्चे कुपोषित श्रेणी में हैं और अति कुपोषित बच्चों को स्वस्थ करना बड़ी चुनौती है निश्चित तौर पर। इसी को लेकर गाय के दूध से पोषण की व्यवस्था की जाएगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं विभिन्न राज्यों में मंत्री जो अलग अलग ऐलान करते हैं। अभी हम बाल विकास मंत्री इमरती देवी की बात कर रहे थे, वो अंडे की बात पर नहीं थी। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है गाय दी जाएगी। अलग अलग फरमान है, अलग अलग आदेश है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार थी, वो कह रही थी कि वहाँ पर मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्र खोल ले ताकि मिड डे मील मिले, वहाँ पर कुपोषण दूर हो। सरकार कोरोना से ज़्यादा बढ़कर कुपोषण को मान रही है, तो कह रही कुपोषण बच्चों में दूर होगा तो कोरोना से भाई ऑटोमेटिक जंग जीत जाएंगे, ये कहना सरकारों का है।
आपको बता दें, अति कुपोषित बच्चों के परिजनों को सरकार द्वारा बनाई गई गौशाला से गाय दिलाई जाएगी। आपको मालूम होगा कि सरकार ने गौशालाएं बनाई हैं, वहाँ पर गाय रिजर्व हैं, तो गाय कहाँ से आएंगी, वहीं से गाय आएंगी। ये परिवार इन गायों को बाद में बेच नहीं पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल और रिकॉर्ड समझिएगा। गाय को आप बेच नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं कि आपने गाय वहाँ से ले ली तो यहाँ बेच दी, ऐसा नहीं चलेगा। तो गाय को बेच नहीं पाएंगे, इसके लिए व्यवस्थाएँ होंगी। सरकार बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं, सरकारी जो लोग होते हैं दिमाग लगा के काम करते हैं, योजना को क्रियान्वयन यूँ ही नहीं होता है। आपको बता दें, इसके अलावा परिषदीय स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों की खाली पड़ी जमीनों पर किचन गार्डन बनेंगे। यहाँ पर हरी सब्जियाँ बोई जाएंगी। गाय के भरण पोषण के लिए सरकार की ओर से 900 रुपये महीने दिए जाने की बात है, लेकिन अब किस हिसाब से दिए जाएंगे, कब तक दिए जाएंगे, ये स्पष्टीकरण स्पष्ट तौर पर नहीं आ रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी दीप्ति का कहना है कि शासन की मंशा के अनुरूप पोषण माह मनाया जाएगा और गाय देने के बारे में अभी ज़्यादा स्पष्ट निर्देश उन्हें प्राप्त नहीं हुए। निर्देश जैसे ही आएंगे उसी के अनुसार काम करेंगे। तो ये भी जानकारी बड़ी है जो निकल कर आ रही है। गाय देने के फैसले को लेकर आपका क्या कहना है, 2 शब्द जरूर कमेंट में लिखिएगा। अगली जो खबर आपको निकल कर आ रही है वो बताते हैं। और अंडा को लेकर देखिए सियासत बहुत ज़्यादा गर्म है, हम उस खबर को फिर से दोहराएंगे नहीं। दरअसल खबर आ रही है इमरती देवी के बयान पर कांग्रेस ने बताया फंडा। इस खबर को लेकर कांग्रेस बुराई भी कर रही है और चालाकी भी बता रही है इमरती देवी की। दरअसल इसको लेकर हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अगली खबर आपको बता देते, आंध्र प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के लिए YSR संपूर्ण पोषण योजना और 1863 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। आखिरकार ये योजना क्या है, आपको बता दें, अमरावती से खबर है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने अपने कैंप कार्यालय में YSR संपूर्ण पोषण प्लस और YSR संपूर्ण पोषण योजनाओं का उद्घाटन कर दिया है, यानी योजना शुभारंभ हो चुकी है। और इस अवसर पर सीएम का कहना है कि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। बच्चों का स्वास्थ्य, शरीर और दिमाग बहुत ही जरूरी है, यानी स्वस्थ होना चाहिए इन चीज़ों को। और इसको लेकर 53% गर्भवती महिलाओं में खून की कमी की जानकारी दी है। कम वजन वाले बच्चे लगभग 32% हैं। खून की कमी और कुपोषण से पीड़ित गर्भवती और प्रसूताओं महिलाओं को 6 से 72 महीने के बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाएगा, ताकि बच्चे पढ़ाई और सोच विचार में किसी भी तरीके से कमज़ोर ना पड़ें। सीएम का क्या कहना है ये भी बता देते। सीएम ने कहा है, हम आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी केंद्रों में बदलने जा रहे हैं। 55,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पौष्टिक आहार दिया जाएगा। दुनिया के साथ ही प्रतिस्पर्धा के योग्य अंग्रेजी मीडियम भी लेकर आए हैं, ये भी बड़ी गौर करने वाली बात है। माताओं के पोषण और बाल संरक्षण के लिए YSR पोषण और YSR पोषण प्लस योजनाएं लागू की गई हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन योजनाओं के तहत अहम बात यही है, बच्चों, माताओं, गर्भवती धात्री महिलाओं में सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें मजबूत करना योजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, अगली खबर जो है प्राप्त हो रही छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो रही, रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लागू किया जाए या नहीं किया जाए, इसको लेकर बात हुई। प्रदेश में मुफ्त दवाई बांटी जाए, ये भी कहा है सीएम ने। संक्रमित के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच हो। इसी के साथ ही कई अहम बातें जो है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने जो उन्होंने कही है, कोई ऐसी अहम बात नहीं निकल के आए जो आपको बताई जाए। खैर, अगली जो लास्ट खबर है उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही, राष्ट्रीय पोषण माह सूरा उसका शुभारंभ हो चुका है। कुपोषण के खिलाफ जंग में हथियार किचन गार्डन बनेगा। किचन गार्डन क्या होगा, पहले ही जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। निश्चित तौर पर अब अपनी अहम बात पर आ जाते हैं। निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी कर्मी जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। मात्र उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5500 रुपये में मानदेय में ये आंगनबाड़ी वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन काम इनका कितना ज़्यादा अहम होता है। एक उत्तर प्रदेश के सीएम कहते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मी जो है ये माँ यशोदा का रूप है। बिल्कुल सही बात कही है, माँ यशोदा का तो रूप है ही, क्योंकि जितना ख्याल माताएं नहीं रखती अपने बच्चों का, मैं ये मानता हूँ, उतनी उससे ज़्यादा ख्याल आंगनबाड़ी कर्मी रखते हैं। क्योंकि उनका वजन लेना, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका ग्रोथ चार्ट तैयार करना, उनको खाने में क्या मिले वो सब देखना, इसी के साथ ही माताओं को भी जागरूक करना। यानी कि माता जो है जागरूक नहीं होती, उनको समझ में नहीं आता है उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। जब वह गर्भवती हैं तब भी जागरूक करना, उसके बाद भी जागरूक करना, और बच्चे अगर जब हो जाते हैं उनके बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और उनमें कुपोषण दूर करने का काम आंगनबाड़ी कर्मी करते हैं। इतना ज़्यादा अहम रोल होने के बाद भी आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं माना जा रहा है, बड़ा ही दुखद सवाल है। उसको लेकर लगातार हम आपकी खबरों को उठाते रहते हैं। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। अगर सरकार को ये भी सोचना चाहिए, अगर किसी भी अगर व्यक्ति को अलग से रख दिया जाए इतने 5500 रुपये में इतना सब देखभाल करने के लिए, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ 5500 रुपये में बहुत ही कम लोग होंगे जो काम करेंगे, अधिकतर लोग मना कर देंगे। क्योंकि 10,000 रुपये अभी आप दिल्ली या मुंबई जाइएगा, बड़े बड़े शहरों में जाइएगा, जो वहाँ पर काम करने वाले लोग भी लगे रहते हैं तो उनको भी अच्छे खासे रुपए मिलते हैं। लेकिन आंगनबाड़ी कर्मी जो इतना महत्वपूर्ण काम करती है, इसी के साथ ही शासन की इतनी योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन, उनकी जानकारी देना और ज़मीनी स्तर से जितने भी काम होते हैं वो सब करती है। इसके बावजूद ही मानदेय 5500 रुपये वाकई में कमाल की बात है। और हंसी भी आती है इस बात पर कि सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंगता है। बराबर धरना प्रदर्शन की बातें होती है, इसके बाद भी सरकार
अपनी जो मांगे हैं, अपनी बातों हैं, अपने बातों पर भी अमल नहीं करती। आपको बता दें 1500 के बारे में भी सरकार ने जिक्र किया था कि 1500 रुपये बढ़ाएंगे, लेकिन वो 1500 रुपये कहाँ गए उसके बारे में भी अभी कुछ जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है। लगातार आपकी मांगों को लेकर हम उठाते रहेंगे, समस्याएं आपकी बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।